दोस्तों नमस्कार। मैं इसमें हरियाणा के दौरे पर हूं और पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और उसमें भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में हूं। पूरे देश के अंदर चुनावी महाभारत चल रही है और जनता क्या संदेश देती है इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। और आज मैं शुरुआत कर रहा हूं कुरुक्षेत्र के एक ऐसे शख्स से जो सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि इससे बाहर भी बड़े हिस्से में प्रभाव रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुभाष सैनी जी और इनका परिचय जो है मैं पहले दे दूं आपको। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सक्रिय हैं। वो सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों तक भी अपना प्रभाव रखते हैं और सक्रिय दखल रखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इनकी भूमिका और इसीलिए हमको लगा कि इनसे ज़रूर मिलना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। तो सुभाष जी आपका स्वागत है जनचौक में। और मैं अगर आपसे पूछूं कि शुरुआत में हरियाणा से करूंगा, 10 सीटें हैं हरियाणा की और उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, कोई जो सीट है उसकी क्या स्थिति है या कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मुद्दे बन रहे हैं खास करके हरियाणा के, जो इस चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं, नेता तो जनता उठा रही है। देखिए, जो इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा में चुनाव 25 मई को है। हाँ। और जो कि काफ़ी दूर बनता है। बेशक लोगों में अभी चुनावों की चर्चा है और उसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा इस सब चीज़ों पे भी कयास लगाए जा रहे हैं और लोग, नेता लोग तो पार्टियां, दल, उनके कार्यकर्ता वो तो लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हरियाणा एक खेती वाला प्रदेश है तो अभी सीज़न भी है गेहूं का, तो जो कि किसानों के लिए और हरियाणा की अधिकांश जनता के लिए जो उस काम में व्यस्तता है, तो दोनों चीज़ें मतलब उस तरीके से दिखाई देंगी। तो इसलिए चुनावों की बहुत ज़्यादा अभी गहमागहमी शुरू नहीं हुई है, जबकि पार्टियां और जो नेता हैं, जिन पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और कुछ पार्टियों ने अभी घोषित किए भी नहीं। इसीलिए अभी चुनाव उतना ज़्यादा तो तीखे रूप में हरियाणा में नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो आप पूछ रहे हैं या जो आप डिस्कशन कर रहे हैं जिस बात पे कि क्या मुद्दे बन रहे हैं, देखिए हरियाणा में फिर वही बात कि खेती प्रधान प्रदेश है और खेती की जो हालत है पिछले 10, 15, 20 साल से, उसमें किसान की हालत बहुत ही ख़राब है। कर्जे की समस्या है, जो खेती में लागत है उसकी समस्या है और फिर वाजिब दाम ना मिलने की समस्या है और बहुत लंबे समय से कि खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बनाया जाए, इसके लिए पूरे देश के साइंटिस्टों ने, बुद्धिजीवियों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया और एक रिपोर्ट आई, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है कि ये लागू हो और खेती एक लाभकारी व्यवसाय बने। लेकिन सभी पार्टियों ने इसका वायदा भी किया किसानों के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और किसान इसके लिए एक लंबे समय से आंदोलन भी करते रहे। पूरे देश ने देखा, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे रहे साल भर तक, जिसमें 700 से ज़्यादा लोग किसान जो है वो शहीद भी हुए जी। और फिर उसके बाद भी किसानों का आंदोलन हुआ और पंजाब में फिर से आंदोलन हुआ और अभी भी किसान जो है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए। तो वो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, वो हर गांव में बैठे हुए हैं किसान, हर जगह, हर मंडी के अंदर वो अपनी बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक मुद्दा तो सबसे बड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन की जो भूमि है वो हरियाणा रही जी। बेशक पंजाब के जो किसान नेता थे वो नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, लेकिन हरियाणा से जो सहयोग मिला वो अद्भुत था। तो हर गांव के अंदर ये जो किसानी का जो मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा है और इसी की वजह से कि उनकी जो अपेक्षाएं सरकारों से थी, नेताओं से थी, जो उनको लोक लुभावन वायदे थे
वो पूरे नहीं किए गए, तो लोगों में गुस्सा भी है इस बात को लेकर के, जो यदा कदा दिखाई देता है। आपने देखा होगा इस तरह की वीडियो कि किसान ये बोल रहे हैं कि अब हम नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। मैं कई तस्वीरें देखा जो है जिसमें कई नेता को गांव में घुसने नहीं दिए गए सत्ता पक्ष के, खास करके चौटाला को। इस तरह हो रही इस तरह घटना। हाँ, ये वीडियो मैंने भी देखे, खास तौर पर दुष्यंत चौटाला के साथ ऐसा लोग कर रहे हैं। वजह यही है क्योंकि वो सरकार में रहे, और जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों को इस बात की तकलीफ़ है, मतलब वो फील करते हैं, इस बात को महसूस करते हैं। ये हमारे हरियाणा में एक बात कही जाती है कि चलो ठीक है आप काम ना करो, लेकिन काम करने जैसी बात तो करो यार। मतलब अपमानित, तिरस्कृत और उपेक्षा तो ना करो। तो ये किसान जो है कुछ इस तरह से देख रहा है, जैसे जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी तरफ आशा से तो सब देखते हैं, लेकिन जब वो आशा पूर्ण नहीं होती तो, क्योंकि उनके पास तो एक ही मौका होता है जब ये चुनाव होते हैं, नेता तभी जाना पड़ता है नेताओं को उनके बीच में, तब वो अपना आक्रोश और गुस्सा दिखाते हैं। उसकी कई रूप हैं, कई तरीके से वो निकलता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एक रिस्क लेकर के, जिसको कहते हैं कि वो नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं, तो ये इस वजह से ये आता है। ये अगर हम आपसे पूछें और जानना चाहें कि ये आप किसानों वाला एक मुद्दा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, केंद्रीय मुद्दा है कह सकते हैं, इसके अलावा और दूसरे मुद्दे कौन है? बेरोजगारी, दलितों का भी कोई मुद्दा, या और दूसरे हिस्से जो कुछ हो? देखिए, जो जितने भी वर्ग हैं हरियाणा में, चुनावों में सभी वर्ग जो है अपने लिए, जैसे बजट के उस पर देखता है ना हर वर्ग कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो हर वर्ग जो है इस चुनावों में पार्टियां उनके लिए क्या ऑफर लेके आई हैं, क्या पैकेज लेके आई हैं, आजकल यही भाषा प्रयोग हो रही है, या आजकल क्या गारंटियां दी जा रही हैं वो लेकर के आई हैं। तो लोगों की नज़र है उस बात पे। जैसे जो कर्मचारी हैं उनके सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पुरानी पेंशन का, कि हमें पुरानी पेंशन सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। वो इसको इस रूप में देखते हैं कि पूरी जवानी वो एक संस्थान को देते हैं, अपनी सेवा देते हैं, और बुढ़ापे में जो सामाजिक सुरक्षा है वो पेंशन के जरिए ही संभव होती है। और नई पेंशन में कुछ उसमें है नहीं है, कोई सुरक्षा जैसी बात नहीं है वो। कई बार ऐसा देखा है कि बहुत ही कम पेंशन मिलती है जो सम्मानजनक भी नहीं है। तो इसलिए कर्मचारियों के सामने पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर ये कभी साइकिल यात्राएं चल रही हैं, यहाँ पे कहीं रैलियां भी हो रही हैं, तो ये मुद्दा बनता है। जैसे जो दलितों की आप बात कह रहे हैं, दलितों की तरफ से आप जानते हो कि हरियाणा जो है पिछले 20-25 साल से अनेक घटनाएं हैं, दुलीना है, गोहाना है, मिर्चपुर है, जिसमें बड़ी बड़ी वो हुई हैं। और दलित जो वर्ग है, समुदाय है, उसमें शिक्षा की वजह से कुछ चेतना भी है, अधिकार चेतना भी है, वो संगठित भी हो रहे हैं। तो वो भी जो जिसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं, कि उनके बैकलॉग का सवाल है नौकरियों में, उनके वाजिब हक हैं, उनके स्कॉलरशिप हैं, वो सारी बातें चर्चा में आती हैं। लेकिन जब वोट में वो कैसे बनेगी वो एक वो है। जैसे महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का भी एक बड़ा मुद्दा है। खिलाड़ियों का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा पिछले कुछ समय से खिलाड़ियों की वजह से जाना जाने लगा, ये एक मुद्दा है। आपने देखा कि जो ओलंपिक मेडल विजेता हैं उनकी भी कुछ शिकायतें थी, और वो इतनी ज़्यादा थी कि बड़ा आंदोलन उसके लिए हो गया। और क्योंकि वो लड़कियां थी, तो हरियाणा में बेटियों के बारे में, उनके सम्मान के बारे में हमारा समाज ज़्यादा ही सोचता है, सभी जगह सोचता है, लेकिन मतलब तो वो भी एक मुद्दा बन जाता है। फिर जो है जो दूसरे और मुद्दे हैं, जैसे ओबीसी वर्ग है हरियाणा में, जो अभी भी क्लास 1 और क्लास 2 में जॉब्स में ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, सिर्फ क्लास 3 में और क्लास 4 में है। क्लास 1 और 2 में वो रिजर्वेशन सिर्फ मतलब 10% और 5% ऐसे है, मतलब
BC A BC B करके, पहले 10 ही था, अब वो 15 है, लेकिन 27 नहीं है। अच्छा। अभी जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला गया जो कि OBC वर्ग से ताल्लुक़ रखता है, तो क्योंकि वो OBC वर्ग से ताल्लुक़ रखता है तो OBC में ये एक भावना चेतना पैदा हुई है कि उनके जो ये काम है, पहली बार एक OBC मुख्यमंत्री बना, तो ये जो A और B क्लास के लिए बिल्कुल वो मिल जाएगा, मिले, मिले। तो उनके अंदर भी एक चाह पैदा हो रही है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे वर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे दलित हैं, चाहे किसान हैं, तो सब उम्मीदें लगाए हुए हैं। एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में, जैसे कि हरियाणा से फौजी बहुत है, फौज में बहुत लोग जाते हैं, और एक एरिया तो ऐसा है जिसमें गांव-गांव में पूरे परिवार के परिवार फौज में हैं। वो एक रोजगार की जगह भी है। है जो बता रहे हैं, रेवाड़ी, झज्जर, ये जो दक्षिणी हरियाणा का जो इलाका है, उसमें बहुत लोग फौज में मतलब हैं। वो और अग्निवीर स्कीम से खुश नहीं है वो लोग। अग्निवीर स्कीम उनके लिए दिक्कत पैदा कर रही है कि उनको एक असुरक्षा, उसमें सच क्या है शायद उनको ना पता हो, क्या उसकी सच्चाई है और कितना वो है, लेकिन ये तो एक लोगों में बात बनी है कि अग्निवीर जो है वो सेना के लिए भी सही नहीं है और लोगों के लिए भी सही नहीं है, ऐसा तो एक परसेप्शन जरूर बना है। तो इस तरीके से जो मुद्दे हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं या भावनाएं हैं, वो इस तरीके से व्यक्त हो रही हैं। ये तो मुद्दे की बात रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की जो पूरी राजनीति है, मतलब अगर पिछले 10 सालों को छोड़ दिया जाए तो कहा जाता कि जाट डोमिनेटेड राजनीति रही है, वही लोग सत्ता में रहते थे और वही माना जाता था हरियाणा जैसे चाहते हैं चलाते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में एक नया प्रयोग हुआ और एक एंटी जाट कहिए तो जो सामाजिक शक्तियां थीं उनके बल पर सरकार बनी थी। खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे 9 साल तक, अब नया मुख्यमंत्री इन्होंने पेश किया है। तो ये पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को आप किस रूप में चिन्हित करेंगे और कितना जो है उसका फ़ायदा मिला और क्या नुकसान हुआ इस रूप में? देखिए, जो सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, यदि आप पूरे देश की राजनीति देखोगे, क्योंकि देश हमारा राज्यों से ही मिलके बनता है और हर राज्य की राजनीति के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके अलावा भी मुद्दे होते हैं। लेकिन जो हमारी भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें कुछ जातियां, जिनको स्वर्ण जातियां आप कह सकते हैं, संसाधनों में भी और शुरू से वो आगे हैं, राजनीति में भी शुरू से उन्होंने भाग लिया और एक वो बना। तो कोई भी पार्टी रही हो पावर में, उसने ये तरीका ही अपना लिया था कि किसी भी राज्य की जो प्रमुख जाति है, जिसके पास संसाधन है और जिसके पास संख्या है, उसको पकड़ो, उसको मुख्य वो बनाओ और फिर जो है उसके माध्यम से शासन करो। ये आप कहीं भी देखेंगे। जब से ये भारतीय राजनीति में थोड़े बदलाव हुए हैं, यदि आप उसको देखो, यदि आप देखो कि नेहरू के टाइम तक एक तरह से पूर्णतः जो स्वर्ण राजनीति है, ब्राह्मण बनिया जिसको हम बोलते हैं, राजपूत, मुख्यमंत्रियों को देखिए या मुख्य पदों पे देखिए तो आप वो आपको दिखाई देगा। यदि फिर उसके बाद नेहरू के बाद की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें चाहे हरियाणा के देवीलाल हों, चाहे बीजू पटनायक हों, चाहे एन टी रामाराव हों, चाहे चरण सिंह हों, कर्पूरी ठाकुर हों, मतलब पूरे देश में आप देखिए तो ये मध्यम जातियां थी, जो आजकल ओबीसी जिसको हम बोलते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है इंडिया की डेमोक्रेसी वो वहाँ तक आई। फिर उसके बाद एक ज़माना शुरू हुआ काशीराम के आंदोलनों के बाद और ये नई व्यवस्था मंडल कमीशन के लागू होने के बाद वीपी सिंह ने लागू किया। हालांकि अब उनको कोई ओबीसी भी जानते नहीं है, उनका मैंने कोई जन्मदिन या पुण्यतिथियाँ मनती हुई मैंने देखी नहीं है। लेकिन उसके बाद से जब ये ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू हुई तो राजनीति जो है फिर वो जो अपर ओबीसी है, जैसे यादव्स हैं और वहाँ आई। और अभी राजनीति हमारी डेमोक्रेसी जो है और नीचे जा रही है, जिसको अति पिछड़ा, अति दलित बोलते हैं, अभी वहाँ तक जा रही है। और
इस राजनीति को वहाँ तक लेके जाने में मतलब जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान जो दल है जिसकी सरकार है जो सत्ता में है, उसका भी एक भूमिका रही है कि अब वो वहाँ से एक लीडर पैदा हुए और राजनीति जो है वहाँ तक गई। हरियाणा में भी जो आप कह रहे हैं कि जाट या नॉन जाट का सवाल, अभी तो ये पार्टियों के तौर पे हो गया है। अच्छा। लेकिन इससे पहले भी ये मौजूद था। जमीन पे काम कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर समय रही तो भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, वो एक नॉन जाट के चेहरे के तौर पे ही उनको प्रस्तुत किया जाता था। और ये बीच बीच में मतलब नेताओं के बीच में ये बातें चलती थी और समाज में इसकी एक जगह बनी हुई थी पहले से। लेकिन जो नए समीकरण बने और नए सामाजिक संरचना बनी, उसमें क्योंकि अब जिस तरह के हमारी खेती का स्वरूप बना, जिस तरह से हमारे काम करने का स्वरूप बना, और जैसे लोगों के पास नए रोज़गार आए और जो हमारे पुराने सामाजिक संबंध थे या समुदायों के संबंध थे या ग्रामीण संबंध थे, उनके अंदर बदलाव हुआ, तो पॉलिटिक्स में भी वो बदलाव था, जिसका नतीजा फिर ये मतलब ये दिखाई दिया कि जो लोग अब एक नई पार्टी है, वो नई पार्टी अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश कर रही है। भाजपा जिसको हम कहते हैं, जिसको पहले ब्राह्मण और बनियों की पार्टी माना जाता था, यानी कि व्यापारियों की और उनकी, यदि ओल्ड उसमें कहें तो जिसको ज्योतिबा फुले सेठ जी और भट्ट जी कहते थे, जी। उनके हितों को साधने वाली पार्टी। लेकिन जब ये सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें इच्छाएं बदल रही हैं, पॉलिटिक्स में या पावर में आने की चाह बढ़ रही है, तो एक पार्टी अपनी जब ज़मीन तलाश करती है तो वो देखती ही है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जो लोग पावर में नहीं थे और समुदायों के तौर पे या जातियों के रूप में पावर में नहीं थे, प्रमुखता से इच्छा भी नहीं थी उनकी, तो पहले तो उनकी इच्छा को जगाना, और वो इस तरीके से जगाना कि तुम्हारा जो विकास नहीं हुआ वो इस वजह से नहीं हुआ कि क्योंकि तुम जो है कभी राज में नहीं आए, दूसरे लोग शासन करते रहे इसलिए तुम पीछे रहे। तो ये जो है प्रस्तुत की गई तस्वीर, तो उसमें से फिर ये एक पॉलिटिक्स बनी जाट और नॉन जाट की। लेकिन उसमें जो मुद्दा बना, आरक्षण का जो सवाल बना हरियाणा में, जाट आरक्षण की ये पिछली गवर्नमेंट जो हुडा गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर ये मुद्दा बना था और उसके लिए जाट समुदाय के बहुत सारा एक लंबा आंदोलन भी था, जिसकी पहली सिरसा हिसार एक जगह थी, वहाँ था वो, फिर वो रोहतक पे शिफ्ट हो गया था आंदोलन जो। तो उसने इसमें ट्रिगर का काम किया जाट आरक्षण ने। ठीक। तो वो एक दूसरा जो समुदाय है कि यदि हरियाणा में नॉन जाट जो था, तो उसको ऐसा लगा कि हरियाणा में जब जाटों की संख्या भी ज़्यादा है, राजनीतिक शक्ति भी उनके पास है, एजुकेशन में भी आ गए हैं, ज़मीन में भी आ गए हैं, यदि वो भी आरक्षण में होंगे तो पता चला सब कुछ उन्हीं का तो सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा या उनका और हक छीन जाएगा। क्योंकि आरक्षण तो प्रतिनिधित्व का सवाल था, बिल्कुल, और जो पहले से ही अपनी संख्या से ज़्यादा प्रतिनिधित्व है जिनके पास राजनीतिक, तो वो यदि होंगे तो फिर और हमको पीछे जाना ये सोचा गया। तो इससे एक जमीन बन गई हरियाणा के अंदर, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो वही मैं अब और जो इसको ठोस करना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा जाटों के खिलाफ एक नई गोलबंदी हुई थी, 10 साल सत्ता में भी रही अपने तरीके से। तो पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं, जाटों को इसमें किस तरह से मतलब सत्ता से अलग होने के बाद किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और जो जिनके आधार पे ज़मीन बनी और जो सत्ता में आए उनको क्या मिला नहीं मिला, क्या स्थितियाँ रही, इन दोनों का अगर हम आपसे देखिए, जहाँ तक बात है जाट समुदाय की, आप क्योंकि इसी भाषा में आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं भी उसी भाषा में उत्तर दे रहा हूँ, अन्यथा मुझे किसी एक जाति के बारे में नाम लेके या वो बात नहीं है। लेकिन जैसे आपने सवाल यदि पूछा है इस रूप में कि देखिए, जाट सत्ता में रहे और उससे हटने के बाद
कहीं ना कहीं उन्होंने आंतरिक तौर पर जाट समुदाय ने ऐसा मान लिया था कि मुख्यमंत्री तो जाट में से ही होना चाहिए। और धीरे धीरे हमारी पावर भी इस तरीके से बनी, पॉलिटिक्स भी ऐसे ही बन गई कि एमएलए और मंत्री की बात नहीं है, सारी पावर या अपनी चौधर लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही देखते हैं। पूरे जैसे कि चुनाव मुख्यमंत्री का होना है और एमएलएज का नहीं होना, ऐसे धीरे धीरे करके मतलब देखी जाने लगी। तो उनको ये लगा कि जब वो पावर में नहीं रहे या उनकी जाति का समुदाय का व्यक्ति, तो उनको ये लगा कि जैसे कुछ छिन गया है। इससे मतलब स्वाभाविक है यदि किसी हमारे पास कुछ सेंस ऑफ हैविंग है, कुछ कि मेरे पास है और अब नहीं है, तो कुछ तो आक्रोश या नाराज़गी कुछ स्वाभाविक है मतलब कि इन समुदायों में, और विशेष तौर पे उन समुदायों में जिनको सत्ता की आदत पड़ गई है। ठीक है। वो उसके बिना मतलब जो रहना थोड़ा मुश्किल होता है लंबे समय तक यदि आप उसमें रहे तो। और उसके बाद फिर लगातार ऐसा हुआ कि जैसे जाट है तो वो किसान भी है और किसानी की अपनी समस्याएं हैं, तो वो दोनों मिल गई है। दोनों मिलने से फिर ये इस तरीके से हुआ कि जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ तो ऐसी सामाजिक जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उन्होंने भी इस चीज़ को हवा दी कि ये तो जाटों का आंदोलन है, यानी कि किसान आंदोलन को जाट आंदोलन के तौर पे पेश किया गया। तो वो भी उसके अंदर दिखाई देने लगा, जबकि उसमें सारे जाट नहीं थे और ना ही अकेले जाट थे। ऐसे 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 प्रस्तुत किया गया ताकि वो जो है हो सकता है ये लोग सत्ता पक्ष के लोग हों जिन्होंने उनको अलगाव करने के लिए किया गया हो, पर इसने इस पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया कि जाटों को नाराज ही किया। फिर जैसे ये पहलवान लड़कियों का मसला आया, इसको भी ऐसे ही पेश किया गया सोशल मीडिया में या और में कि ये तो जाटों की लड़कियां, अब जाटों की हैं, सच बात है, लेकिन ये भी सच है कि जाट समुदाय की लड़कियां और जाट समुदाय इतना प्रोग्रेसिव प्रगतिशील है कि वो अपनी लड़कियों को इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए भेजता है, उनको अवसर देता है, तो उन्हीं के मेडल भी आते हैं। पर ऐसा ये भी इसी तरीके से पेश किया गया। तो इसलिए ना वो जो आप कह रहे हैं तो उसमें जैसे जैसे जो ये भावना हुई कि जैसे हमें ना जाटों के अंदर कि जैसे हमें हमारा तिरस्कार हो रहा है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, क्या मतलब जानबूझ के सरकार की तरफ से भी ऐसा किया जाता रहा कि इनको जो है ह्यूमिलेट किया जाए? देखिए, अब सरकार की तरफ से तो जानबूझ के हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में तो कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हुआ मतलब उनकी यही तस्वीर बनी, उनकी इंटेंशन थी या नहीं थी इस पे तो हम नहीं कुछ, लेकिन नतीजा यही निकला। लेकिन दिख ये रहा था या उनको महसूस ये हो रहा था कि जैसे हमें तिरस्कृत किया जा रहा है, जैसे हमें कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा कि किस तरीके से अपमानित किया जाए। वो ऐसा सिर्फ मांगों का सवाल नहीं था, मेरे देखने से जो लगता है, मैं मेरे जो व्यक्तिगत वो है, तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये मान सम्मान का सवाल हो गया कि अब ये मुद्दा मामला जो है सिर्फ अपनी मांगों तक नहीं है, उससे आगे बढ़ गया धीरे 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 धीरे। ये तो हुई जाटों की बात। और जिन लोगों को आप कह रहे हो ये कि तुम पावर में नहीं थे इसलिए तुम्हारा बुरा हाल है, उनको कुछ मिला कि नहीं मिला, ये भी यही मेरा सवाल है। बल्कि क्यों जो है खट्टर साहब को बदलना पड़ा, मतलब खट्टर मुख्यमंत्री इनको बीजेपी को बदलना पड़ रहा, खट्टर यहाँ नायब सैनी को ले आए, और अगर चीज़ें सही चल रही थी, जो भी समीकरण इनका था सही था, तो क्यों बीच में ऐसा करना पड़ा? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका अपना विशेषाधिकार है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है किसको नहीं बनाती है। और ये भी बात ठीक है कि यदि ओबीसी के नाम पे आपको वोट मिली है तो उन्हीं में से मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उन्हीं में से ही क्यों ना बनाया जाए। तो इस सरकार ने भी जरूर ऐसा महसूस किया होगा कि भाई किसी न किसी रूप से हम इन लोगों की भावना को या इन लोगों के मुद्दों को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए, इसीलिए बदलना पड़ा होगा। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई खट्टर बहुत अच्छा थे या उनको लोग पसंद कर रहे थे उसके बाद बदल दें।
मतलब ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, देखिए क्या कारण होते हैं बदलने के कारण कोई स्वास्थ्य का कारण हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, ऐसा तो कोई कारण नहीं है। कारण पूरी तरीके से राजनीतिक राजनीति। और राजनीतिक कारण में यही एक कारण बनता है कि जिन लोगों को, और ये अच्छा ही किया, मैं तो इसका एक स्वागत योग्य ही कदम कहता हूँ कि ठीक है, उन्हीं लोगों में से ही मुख्यमंत्री या दूसरे और उनका हक मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और पर इसके पीछे जो आप कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में, यानी कि उनकी भावनाओं को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है। ये जो चुनाव हो रहे हैं सीट वाइज, क्या स्थितियां रहेंगी और क्या परिदृश्य है? तो अगर 10 सीटें थीं और 10 सीटें हैं, पिछली बार पूरा बीजेपी को गई थी, अगर आपसे पूछें जो तो हालात हैं, जिस तरह 10 साल शासन हो गया बीजेपी को, और जो एक एंटी इनकम्बेंसी अपने तरीके से काम कर रही है, जो विधानसभा के चुनाव में भी दिखा था, बीजेपी की सीटें कम आई थी और गठबंधन में जाना पड़ा था, तो अभी इन 10 सीटों में कुछ अलग अलग सीटें हमको बताई जो सीधे मुकाबले में है, जिसमें जो है विपक्ष कड़ा मुकाबला दे रहा है। कि देखिए आज के दिन ऐसे कह रहे हैं, अब ये बात कहते हुए थोड़ा मुझे संकोच ये हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ठीक है। कोई कहे कि आप ये बात कह रहे हो कि आज के दिन 2 सीट जो भाजपा सरकार है या भाजपा दल है जो, उसके लिए 2 सीटों के बारे में लोग कहते हैं कि वो पक्का जीतेंगे। अच्छा। एक फरीदाबाद की और एक गुड़गांव की। अच्छा। अब मुझे ये मेरी नहीं है, मैं जो लोगों की चर्चा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और 2 सीट कांग्रेस के बारे में आज के दिन लोग कह रहे हैं कि ये पक्का जीतेंगे। एक रोहतक की वो कहते हैं, एक सिरसा की कहते हैं। अच्छा। तो 4 सीटों के बारे में तो लोगों की धारणा है स्पष्ट। वो किधर होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में लोग किसी से पूछो क्या होगा तो वो अपना एक वो सुनाते हैं। मान लो कि लोगों से पूछो कि भी दूसरी पे क्या होगा, हिसार में क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा। अभी जैसे हिसार की सीट है, अभी जो लोग बात कह रहे हैं कि हिसार में एक परिवार से 3 कैंडिडेट हैं, 3 पार्टियों, मतलब चौटाला परिवार से। उसमें कोई बुरी बात नहीं, अभी भी चौटाला परिवार से 5 MLA हैं मौजूदा विधानसभा में, एक ही फैमिली से। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर नागरिक का अपना अधिकार है, और क्योंकि परिवार बनते हैं तो उसमें से कैंडिडेट भी होते हैं। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब यदि कोई कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट्स या उसका चुनाव ठीक होगा तो शायद मतलब हिसार की सीट भी मुकाबले में होगी। मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये भी एक ऐसी वो है। अभी हरियाणा में राजनीति कुछ अलग तरीके से, जैसे कुरुक्षेत्र में हम बैठे हैं, अभी कुरुक्षेत्र में 3 कैंडिडेट हैं। एक सिरसा से है, एक आम आदमी पार्टी का है वो जींद से है, और एक जो है हिसार से है जो भाजपा नवीन जिंदल। और सिरसा वाला यद्यपि वो सिरसा से अभय चौटाला इनेलो से। अभी हालांकि नवीन जिंदल यहाँ से पहले MP रह चुके हैं, और अभय चौटाला भी यहाँ से पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि वो यहाँ के हैं नहीं, बिल्कुल बाहरी हैं। हाँ, मतलब और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई आदमी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ सकता है। पर लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशंस है तो इसमें हमारा क्या बनेगा। बिल्कुल। तो उसमें मतलब जैसे इस सीट पे इस तरह की चर्चा आती है। अच्छा। तो ऐसे ना कोई अभी इस चीज़ पे बात आ गई है तो ठोस रूप से अगर पूछें तो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, क्योंकि गठबंधन का में आम आदमी पार्टी को टिकट मिला है, मतलब क्या उनकी स्थिति है सुशील गुप्ता? देखो, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का जो सवाल है ना, जैसे हम देखते हैं गलियों में, और जब आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसके 2 दिन बाद ही मतलब मुझे अपने निजी काम से जाना पड़ा कहीं जींद साइड में। तो क्योंकि ये कंस्टिट्यूंसी भी काफ़ी लंबी है कुरुक्षेत्र की, तो उनके सारे होर्डिंग बैनर लग चुके थे। अच्छा। हाँ, यानी कि उनका प्रचार जो है स्टार्ट हो गया था शुरू से ही, और 2 रैलियां भी यहाँ पे
मतलब वो कर चुके थे। इसी उसके दौरान जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री की और मतलब केजरीवाल भी यहाँ, और ये मतलब उनका प्रचार पूरा चल गया था। पर क्योंकि इलेक्शन की डेट ही इतनी लेट आई, इलेक्शन बाद में डिक्लेयर हुए, उनकी टिकट पहले हो गई थी, डिक्लेयर हो गई थी, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा धीमा है प्रचार, मतलब सबका ही धीमा है। अब तो सारे कैंडिडेट आ चुके हैं, मतलब नवीन जिंदल भी मैदान में है, पर चुनाव ओवरऑल सबका ही धीमा है। पर उनको, आम आदमी पार्टी को हम यहाँ पे कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जो समीकरण कुरुक्षेत्र सीट के सामाजिक बनते हैं उसके हिसाब से भी, जैसे ये एक सिखों की भी वोट भी यहाँ काफ़ी है, और क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंसी पंजाब के साथ लगती है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसका भी कुछ असर जरूर रहेगा। और किसान आंदोलन की ज़मीन भी कुरुक्षेत्र है, पीपली से ही शुरू हुआ था, यदि आप उसको फॉलो किया हो, और 2 बार यहाँ पीपली में हो चुका है, तो ये उस वजह से भी आम आदमी पार्टी को मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जो यहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, मतलब उसके बारे में भी लोग अच्छा ही बोलते हैं, बुरा नहीं बोलते। ऐसे ही बोलते हैं कि मिलनसार वगैरह जैसे इस बार बोलते हैं, तो लोगों के अपने अनुभव रहे होंगे। तो इसलिए ना, मतलब जैसे शुरू में ऐसी चर्चा होती है ना कि दोनों ही हैवी वेट कैंडिडेट हैं, ये तीनों ही, बल्कि तीनों ही हैवी वेट कैंडिडेट हैं। 2 तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक जो है राजनीतिक घराने और उसके हिसाब से। तो यहाँ का चुनाव ना बहुत दिलचस्प होगा। ये कहिए कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की लॉटरी लगी है क्योंकि चुनावों में आम तौर पे मतलब कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं का भी पैर तभी उठता है यदि जो कैंडिडेट है उसकी जेब भी थोड़ी सी गर्म हो, भारी हो, तभी मतलब वो कार्यकर्ताओं के लिए भी काम निकलता है। तो इस तरीके से यदि देखेंगे, हरियाणा में अभी चुनाव की असल में शुरुआत होनी है, जब तक विपक्ष के यानी कि कांग्रेस पार्टी। तो अगर आपसे हम पूछे कि 10 सीटों में 5-6 सीट जो है कड़े मुकाबले में रहेगी, ये माना जा सकता है? बिल्कुल रहेगी। मतलब दो तो जैसे मैंने सुना है, वो तो लोग तो दे चुके हैं, अब मशीन देगी और उस दिन क्या होगा अब इसका तो उसके बारे में तो खैर हम कुछ कोई भी बंदा चुनावों पे मतलब वो नहीं लगा सकता। पर ये जो 6 सीटें बची हुई हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि एक तरफा जीत है किसी की। अच्छा, जैसे होता है ना, ठीक। अभी मैंने ये सुना कि जिनकी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट आए तो ये 50,000 से जीतेगा, और अच्छा आ गया तो 2 लाख से जीतेगा। इट मीन्स कि लोग इस तरह की बात करते हैं, पर बाकी सीटों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मतलब अभी जैसे कुरुक्षेत्र में हम भी पूछते रहते हैं कि भाई जिंदल साहब आए हैं, उसका क्या असर पड़ने वाला है, तो लोग उसके बारे में भी बात करते हैं कि अभी तो उठेगा चुनाव। अभी क्योंकि लोग जो है, अब देखो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो हमेशा ही जीत के ही सोते हैं। वो तो है ही है भाई, नहीं करेंगे तो फिर जो है वो तो जीत के ही सोते हैं। अब हम कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता तो है नहीं, लेकिन जो साधारण लोग से बात करते हैं वो अभी ना या तो अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, या तो फिर ऐसे ही कहते हैं कि अभी चुनाव में थोड़ी। तो सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। तो आपने देखा दोस्तों, हरियाणा की पूरी तस्वीर विभिन्न सवालों मुद्दों के जरिए, और पूरी लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे बन रहे हैं उनको हम लोगों ने ले आने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई, जो अंत में स्वीकार कर रहे हैं सुभाष जी, और इन्होंने कहा कि हरियाणा में आम तौर पे पूरा समाज ये महसूस करता है कि जो कुछ चल रहा है वो अच्छा नहीं है, और ये बताता है कितने बड़े बदलाव का संकेत है जो हरियाणा भी दे रहा है, और दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। बहरहाल हरियाणा को इसके ज़रिए हम कितना आपको समझा पाए ये आप तय करिए, लेकिन ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आगे फिर किसी और मोड़ पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं महेंद्र मिश्र, जनचौक के लिए कुरुक्षेत्र से।